भारत और पाकिस्तान में सीज फायर हो गया, लेकिन सीज फायर के बाद तुर्की की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। तुर्की ने पाकिस्तान का समर्थन किया, लेकिन जबकि भारत ने अनुच्छेद 370 निरस्त करने पर तुर्की की आलोचना की थी। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने पाकिस्तान के साथ खड़े रहने की बात कही है। तुर्की इस्लामिक वर्ल्ड में अपनी पहचान बनाना चाहता है और साउथ एशिया में इस्लामिक देशों का हिमायती बनना चाहता है। आखिर क्या वजह है कि तुर्की इतनी परेशानी होने के बाद भी, भारत से दुश्मनी मोल लेने के बाद भी पाकिस्तान के साथ देने पर अड़ा हुआ है? आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। हेलो दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के दौरान तुर्की के रुख को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हुई। इस दौरान तुर्की ने भारत की ओर से की गई कार्रवाई के बाद पाकिस्तान को खुले तौर पर अपना समर्थन भी दे दिया। भारत की ओर से भी तुर्की को लेकर कई सख्त कदम उठाए गए। तुर्की लंबे समय तक भारत के साथ रिश्तों पर जमी बर्फ को लेकर चुप्पी साधे हुए था और मतभेदों पर अस्पष्ट रुख अख्तियार किए हुए था। लेकिन साल 2019 में जब भारत सरकार ने कश्मीर से अनुच्छेद 370 निरस्त किया, तब तुर्की भारत के खिलाफ सामने आ गया। मौजूदा वक्त की बात करें तो भारत पाकिस्तान तनाव के बीच तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब एर्दोगन ने यहां तक कह दिया कि हम पाकिस्तान के लोगों के साथ खड़े हैं। भाई शहबाज शरीफ को मैंने फोन कर कहा था कि हम साथ हैं, हम पाकिस्तान के साथ आगे भी खड़े रहेंगे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान जैसे कमजोर और लाचार देश को समर्थन देकर आखिर तुर्की क्या हासिल करना चाहता है? आखिर क्यों तुर्की के राष्ट्रपति पाकिस्तान के समर्थन में इतनी स्पष्ट बयानबाजी दे रही हैं? तुर्की और भारत का संबंध पाकिस्तान के कहीं ज्यादा स्थायी है, लेकिन इसके बावजूद तुर्की ने पूरा मन बना लिया है कि वो दक्षिण एशिया के इन दो देशों के बीच पनपे तनाव में पाकिस्तान का ही साथ देगा। तुर्की और पाकिस्तान दोनों ही पश्चिमी देशों की सिक्योरिटी स्ट्रक्चर में अपनी प्रासंगिकता खो चुके हैं। बदलते दौर में दोनों ही देश अपनी साख बचाने की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। विदेशी मामलों के जानकार और थिंक टैंक आईमैग इंडिया के प्रेसिडेंट रोबिंदर सचदेव ने एक खास बातचीत के जरिए तुर्की के इस रवैये को लेकर कहा कि इसमें दो वजह हैं। अव्वल तो तुर्की इस्लामिक वर्ल्ड में अपनी आइडेंटिटी बनाने की कवायद में जुटा है, और दूसरी ये कि वो नाटो का सदस्य भी है। तो तुर्की चाहता है कि वो पूरब और पश्चिम दोनों देशों के बीच एक ब्रिज बना रहे। रोबिंदर सचदेव कहते हैं कि तुर्की लंबे समय से खुद को इस्लामिक देशों के ग्लोबल साउथ के बीच में अपनी लीडरशिप कायम करना चाहता है। इसे मैं अपने एक निजी अनुभव से समझाता हूँ। 90 के दशक में मैं मॉस्को, कजाकिस्तान और बाकू में रहा हूँ। मैंने तब से देखा है कि तुर्की इकलौता ऐसा देश था जिनके बिजनेसमैन या सरकार के लोग सेंट्रल एशिया में आते थे और यहाँ के लोगों के साथ संबंध साधने की कोशिश में लगे रहते थे। बीते कुछ सालों में तुर्की के फैसलों पर नाटो के उसके सहयोगी देश भी ऐतराज जताते रहे हैं, चाहे वो रूस से S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम खरीदना हो या फिर चीन से लगातार करीबी बढ़ाना हो। तो क्या तुर्की खुद अलग थलग महसूस कर रहा है और पाकिस्तान ही उसकी डिफेंस पार्टनरशिप के लिए इकलौता विकल्प नजर आता है? रोबिंदर सचदेव इस तर्क से इत्तेफाक नहीं रखते। उनका कहना है कि ये कहना गलत होगा कि तुर्की अलग थलग हो गया है और नाटो में वो साइडलाइन हो गया है। वो अब भी नाटो का एक अहम सदस्य है। इसे ऐसे समझें कि अमेरिका ने भी तुर्की को हथियार दिए और टेक्नोलॉजी शेयर की। यहाँ तक कि तुर्की में अमेरिका के न्यूक्लियर मिशन चल रहे हैं। यहाँ ये बात सही है कि नाटो में कुछ मतभेद चल रहे हैं। उधर तुर्की और पाकिस्तान ने नागोर्नो-काराबाख जंग में अजरबैजान का साथ दिया था। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत 2022 संधि के समय आर्मेनिया को आकाश 1S सरफेस टू एयर मिसाइल प्रणाली की दूसरी खेप देने की योजना बना रहा है। इसके साथ ही होवित्जर तोपों और पिनाका मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम समेत हथियारों की एक विस्तृत श्रृंखला भी भेजने की योजना बना रहा है। मिसाइलों की पहली खेप पिछले साल नवंबर में भेजी गई थी। रूस कई सालों तक आर्मेनिया का सबसे बड़ा हथियार आपूर्ति करता रहा है, लेकिन यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूस का खुलकर समर्थन न करने के कारण दोनों देशों के बीच रिश्तों में उत्साह खत्म होता गया। तब से भारत आर्मेनिया के लिए हथियारों का बड़ा आपूर्तिकर्ता बनकर उभरा है। रोबिंदर सचदेव कहते हैं कि हमारे रिश्ते आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों से नॉर्मल चल रहे थे।
बीते कुछ सालों में हमने आर्मेनिया को डिफेंस एक्सपोर्ट भी किया है, जिसमें पिनाका भी शामिल है। इससे अजरबैजान को यह मैसेज गया कि जंग में भारत आर्मेनिया का साथ है। इसी तरह धीरे धीरे अजरबैजान हमारे खिलाफ हो गया। इसी मौके को तुर्की ने भुना लिया और अजरबैजान को अपने और पाकिस्तान के पक्ष में ले आया। इसके बाद से ही अजरबैजान की ओर से ही भी भारत के खिलाफ बयान आने शुरू हो गई। मौजूदा समय में भारत अजरबैजान का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। हर साल लाखों की तादाद में भारतीय अजरबैजान घूमने जाते हैं। अजरबैजान में करीब 1,500 से ज्यादा भारतीय समुदाय के लोग रहते हैं। भारत अजरबैजान को चावल, मोबाइल फोन, एल्युमिनियम ऑक्साइड दवाओं, स्मार्टफोन, सिरेमिक टाइल्स, ग्रेनाइट, मशीनरी, मांस और जानवरों का निर्यात करता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो अजरबैजान को साधने की कोशिश भी हो रही है। वहीं अप्रैल 2024 से फरवरी 2025 के बीच तुर्की के साथ भारत का निर्यात व्यापार कुल 5.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर और आयात व्यापार कुल 2.84 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। भारत द्वारा तुर्की को निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुओं में ऑटो कंपोनेंट, कपड़ा, रसायन और खनिज ईंधन शामिल हैं, जबकि आयात में सेब, संगमरमर, सोना और खनिज तेल शामिल हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो भले ही दोनों देशों के यानी अजरबैजान और तुर्की के साथ भारत के रिश्तों में तल्खी हो, लेकिन इसके बावजूद तुर्की चाहता है कि वो इस्लामिक वर्ल्ड का रहनुमा बने। इस लिहाज से वो लगातार पाकिस्तान का साथ दे रहा है, भले ही इसके लिए उसे भारत से दुश्मनी ही मोल क्यों ना लेनी पड़े। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है? क्या तुर्की को भारत के साथ वापस आ जाना चाहिए या फिर पाकिस्तान के साथ रहकर नुकसान झेलना चाहिए? आपकी क्या राय है? आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।